नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यूपी पीएससी आरओ 2023 को टारगेट करते हुए यहाँ पे हम लोग टेस्ट देख रहे थे। और इस क्रम में यदि बात करें तो जीएस वर्ल्ड से टोटल हम लोग 5 टेस्ट देख चुके हैं। 5 टेस्ट इसका बचा हुआ है, वो मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट पीसीएस मंत्रा से हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसमें टोटल 6 टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। तो आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 7 देखने वाले हैं। ये जो टेस्ट है आपका इकोनॉमी के ऊपर जो है डिजाइन किया गया है। तो जो टेस्ट नंबर 7 है इसमें टोटल आपका 140 प्रश्न है और इसमें से जो है हम लोग आज इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। यानी टोटल यहाँ से हम लोग 70 प्रश्न कवर करेंगे और बिल्कुल डिटेल में अच्छे से जो है एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई अन्य प्रश्न भी बनाया जाए तो आप जो है बनाने के हालात में हों। इसके अलावा जो है आपको मेंटरशिप प्रोग्राम जो है आपको आर के लिए जो यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें 10 तारीख जो है पहला टेस्ट है। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, डेली आपको जो है होमवर्क दिया जाएगा, यानी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है और उस टॉपिक का टेस्ट जो है डेली नाइट को होगा। डेली जो है शाम में देखेंगे 9 बजे से लेके और 10 बजे के बीच में आपका टेस्ट होगा और इसी समय गूगल मीट के माध्यम से रात को जो है 10 PM में आपको डिस्कशन किया जाएगा गूगल मीट के माध्यम से। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है या आप पढ़े हैं, आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप उस समय पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आपको उस समय बताया जाएगा। यानी ये प्रोग्राम जो है सप्ताह में मंडे टू लेके आपका सैटरडे तक चलेगा। तो इस प्रोग्राम में जुड़ के और आप एक अच्छे मार्गदर्शन में, ठीक है, अच्छे कंटेंट के साथ अपना पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी देखिए, रिजल्ट तो आप ही सबको बनाना होता है, रिजल्ट सेल्फ स्टडी से ही बनता है। बट यदि आपको सही गाइडेंस मिल गया, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़े और एक नियोजित जो है एक पूरे प्लान्ड वे में अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे हम तो टेस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे डेली टेस्ट आप देंगे और डेली टेस्ट का क्या होगा, एक एनालिसिस होगा, डिस्कशन होगा, फिर आपका कोई भी प्रश्न होगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली गूगल मीट के माध्यम से। अब ये शाम को इसलिए रखा गया क्योंकि मैं यहाँ पे पूछा था, मैक्सिमम लोग का जवाब था कि देखिए कुछ लोग वर्किंग भी हैं, कुछ लोग वर्किंग नहीं है, तो सारे लोग को ध्यान में रखते हुए टेस्ट आपको डेली वाला वो जो है शाम को लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा आप यूपी पीसीएस वगैरह या यूपीएससी का भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग उस मेंटरशिप प्रोग्राम से आप ऐड हो सकते हैं। सारा कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्राइस इसका नहीं है, बस आपकी तरफ से एक अच्छा इफर्ट होना चाहिए। चलिए, तो पीसीएस मंत्रा से हम लोग टेस्ट देख रहे थे। जैसा कि मैं बताया हूँ, आप लोग पैरेलली मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। आपको नहीं आता होगा सीख लेंगे, आता होगा आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 देखिए, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। यूनिट द्वारा बिक्री पे, मशीन और उपकरणों में निवेश पे, बाजार में व्याप्ति पे या निर्यात क्षमता पे। कोई भी उद्योग जो है औद्योगिक उपक्रम का लघु उद्योग है या नहीं है, इसके लिए जो है पैमाना क्या रखा गया है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीनों और उपकरणों के निवेश पे। लघु उद्योग जो है एक औद्योगिक उपक्रम ही होता है, इसमें आपको निवेश संयंत्र और मशीनरी में जो नियत परिसंपत्ति होती है, चाहे उनकी जो है धारी स्वामित्व के निबंधन पे हो या पट्टे पे हो या किराए पे हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक अगर नहीं होता है तो इसको हम लोग जो है इस सीमा में लघु उद्योग में हम इसको परिभाषित करते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि मुद्रा की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित की जाती है, घाटे का वित्त पोषण किया जाता है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। देखिए बात किसकी पूछी जा रही है, बंद अर्थव्यवस्था की। तो एक अच्छा अच्छा प्रश्न का कलेक्शन जो है किया गया है, आंसर करें। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि आपको नहीं देखी जाती है, यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या होती है, आत्मनिर्भर होती है। इसका अर्थ यही होता है कि ना आप किसी से आयात करेंगे ना ही निर्यात करेंगे, तब उसे क्या बोलेंगे, बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी आपको ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी। आसान सा प्रश्न है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1987, ठीक है। 1987 में जो है
जनजातीय लोगों का जो है शोषण करने वाली निजी व्यापारी से छुटकारा दिलाने तथा उनके द्वारा आपको तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए सरकार जो 1987 में क्या करती है, ट्राइफेड की स्थापना करती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक में कौन शामिल नहीं, ये आपको बताना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, आंसर करें। राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी है, किसी फॉर्म का उत्पादन या मूल्य स्तर। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, किसी फॉर्म के उत्पादन का आपको अध्ययन वृष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत इकाई जैसे आपका फॉर्म हो गया, उपभोक्ता हो गया, श्रम आदि संबंधित विषय हो गया, ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका कहलाता है, ठीक है। देखिए, एक होता है माइक्रो और एक होता है आपका मैक्रो, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ध्यान देंगे तो माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो में देखेंगे आप तो विभिन्न इकाई को, जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय आय हो गया, ठीक है, आपका जो है उत्पाद हो गया, बेरोजगारी हो गया, मूल्य स्तर का अध्ययन हो गया, ठीक है, ये सब किस में होता है, मैक्रो में होता है। जबकि माइक्रो में क्या होता है आपका, तो ये जो आपका किसी फॉर्म का उत्पादन हो गया, ठीक है, फॉर्म हो गया, उपभोक्ता हो गया, श्रम से संबंधित जो है जो भी विषय वगैरह होता है, ये हम लोग रखते हैं। अगला देखिए, थोक मूल्य सूचकांक जो है आपका होलसेल जो है प्राइस इंडेक्स में सर्वाधिक भरांश किसका होता है, आंसर करें। अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्राथमिक है, ईंधन और ऊर्जा है, विनिर्मित या अन्य वस्तु है। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। जो थोक मूल्य सूचकांक होता है, सर्वाधिक भरांश इसमें विनिर्मित वस्तुओं का होता है। लगभग देखेंगे तो 64% जो है विनिर्मित वस्तुओं का इसमें भरांश होता है। प्राथमिक उत्पाद और देखेंगे ईंधन और ऊर्जा का भरांश लगभग, तो प्राथमिक उत्पाद का लगभग 22% के करीब में, ठीक है, ईंधन ऊर्जा का लगभग 13 के करीब में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत यहाँ पे आपको ढूंढना है, आंसर करें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1980 में, हरित क्रांति 1966 से 67, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010। यहाँ पे क्या बताना है आपको, गलत बताना है। देखिए, सही यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये 2011 का प्रोग्राम है, ठीक है। NRLM के बारे में जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। बाकी सब सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है। यहाँ पे हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है पूछा गया। मृदा का अनउपजाऊ होना, पर्यावरण का हानि पहुंचाना, भौम जल स्तर का निम्नीकरण होना, छोटे और बड़ी कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी होना। देखिए, हरित क्रांति में तो आपको पता है कि कृषि का जो है मशीनीकरण का लाभ उसमें बहुत अधिक पहुंचता है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय में असमानता में कमी, ठीक है। यहाँ पे दुष्प्रभाव नहीं है पूछा गया था, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखें और आपके पास OMR शीट है तो OMR शीट पर सॉल्व करें। अच्छा, किन्हीं को स्लो लग रहा है लेक्चर तो आप लोग जो है इसको फास्ट करके यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही आप देख सकते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है सही नहीं है। पहला देखिए, निगमन या पंजीकरण की तिथि 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, अब आंसर करें इसका। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया है कि निगमन पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 वर्ष नहीं होगा, ये आपको देखेंगे
10 वर्ष तक जो है स्टार्टअप माना जाता है, इसके बाद स्टार्टअप उसको नहीं माना जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केवल एक। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपको, भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समय अवधि पूर्ण नहीं कर सकी, यानी वो अपना जो है टर्म पूरा नहीं कर सकी, यही बताना है आपको। आंसर करें। देखिए यहाँ पे चौथी है, पांचवी, छठी और सातवीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? पांचवी। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि आर्थिक नियोजन में जो आप देखेंगे तो पांचवी आपको पंचवर्षीय योजना जो है वो अपना समय अवधि पूर्ण नहीं कर सकी। जैसे देखिए कहानी क्या बनी, 1 अप्रैल 1974 से लेके और 31 मार्च 1989 तक। ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल जो है कब से होता, तो आपको 1900 जो है 74 से लेके 1900 आपको 89 तक। लेकिन ये जो है 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था, ऐसे में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। आसान सा प्रश्न है। देखिए मनरेगा 2006, भारत निर्माण योजना 2005, स्वावलंबन योजना 2010, स्मार्ट सिटी 2014। सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। स्मार्ट सिटी मिशन जो है कब आया था आपका, 2015 में। बाकी सब सही है। मनरेगा 2006 का स्कीम है आपका, भारत निर्माण योजना 2005 और स्वावलंबन योजना 2010। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, भारत में नियोजन के दौरान जो है रोलिंग प्लान को किसने लागू किया था? आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे डीपी धर है, डीआर गाडगिल है, डीटी जो है लकड़वाला है, केसी चक्रवर्ती हैं। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रूलिंग प्लान जो है, तो बात नियोजन की जा रही है, तो डीटी लकड़वाल के द्वारा ये लागू किया गया था। ठीक है, और 1978 से 80 के मध्य योजना जो है, इसके उपाध्यक्ष प्रोफेसर रहे थे ये। आगे देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? ठीक है, इसमें कौन शामिल नहीं है ये बताना है आपको। आंसर कीजिए। मेगा फूड पार्क योजना है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन और संरचना है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास है, फार्म मशीनरी बैंक योजना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, फार्म मशीनरी बैंक योजना। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सा शामिल नहीं था। ठीक है, देखेंगे तो मेगा फूड पार्क को शामिल किया गया था इसमें। एकीकृत जो है आपका कोल्ड चेन मूल्यवर्धन और संरचना हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग हो गया आपका। ठीक है, बैकवर्ड जो है फॉरवर्ड जो है लिंकेज का विकास हो गया, ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। खाद्य सुरक्षा और जो है गुणवत्ता का आश्वासन हो गया, ये भी इसमें शामिल रखा गया था। ठीक है, मानव संसाधन और जो है संस्थान, चलिए, तो इसमें शामिल नहीं था, आपका ऑप्शन डी हो गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? आंसर कीजिए। देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2019। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ये आपको 15 अगस्त 2019 को घोषित की गई थी, और इसका टारगेट था कि 5 वर्ष में अवसंरचना क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके और भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। देखिए पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हायरार्ड जो है डोमर मॉडल। काफी आसान सा प्रश्न है। 1 अप्रैल 1951 से लेके आपका 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था, ध्यान रखेंगे। और ये हेरड जो है डोमार समृद्धि मॉडल पर आधारित था, और इसका प्राथमिकता क्या था आपको, कृषि और सिंचाई, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा? देखिए भारत में नियोजन के दौरान देखेंगे तो 6 वर्षों का टोटल मिला जुला के योजना अवकाश रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 6 हो जाएगा। कब से कब तक रहा था, तो 1966 से लेके 69 तक आपको 3 वर्ष हो गया। फिर 1979 से लेके आपका 80 तक, 1980 तक 1 वर्ष, और नेक्स्ट रहा था 1990 से आपको 92 तक 2 वर्ष, तो यहाँ पे टोटल देखिए 6 आ गया। अगला देखिए, निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त में से कौन सी सेवाएं तृतीय क्षेत्र की सेवा है। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी,
तो यहाँ पे टर्शियरी के बारे में पूछा जा रहा है। आसान सा प्रश्न, आंसर कीजिए। देखिए बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, कोयला खनन है। तृतीय क्षेत्र में देखेंगे, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ऐसा सेवा को उसमें शामिल किया जाता है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करता है, सहायता करता है। जैसे आपको बैंकिंग हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, इसके अलावा आपका इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, उपभोक्ता सेवा हो गया, ये सब तृतीयक में शामिल। ये कोयला खनन जो है आपको तृतीयक सेवा में इसको नहीं रखा जाता है। तो ऐसे में एक दो केवल, और एक दो ऑप्शन यहाँ पे किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात समझिएगा, तृतीयक में किसको रखते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीय को हेल्प करता है, ठीक है। अगला देखिए, स्टार्टअप सेवाएं समानतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। स्टार्टअप, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार्टअप जो होगा आपको, ये तृतीय क्षेत्र से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। ये भी बात ध्यान रखेंगे, भारत जो है आपका यूएसए चीन के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप जो है और परितंत्र वाला देश हो गया है। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है। आंसर कीजिए, ई कॉमर्स सेवा का अंग के रूप में कौन सा शामिल किया जाता है, ये पूछा गया है। उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी या उपयुक्त में से सभी। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ई कॉमर्स में देखेंगे आप तो आप चाहें तो किसी उत्पाद की खरीद भी कर सकते हैं, उसका भंडारण कर सकते हैं, डिलीवरी, सभी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी जो है खरीदारी का भी काम करती है, बेचने का भी काम करती है सारा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स, और इस पर सारा ये सुविधा उपलब्ध होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा, आप लोग यूज कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है, यहाँ पूछा गया, बताइए ई कॉमर्स का कौन सा प्रकार है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ई कॉमर्स कंपनी जो है आपको पता ही है, बस एक जो है कंपनी होती है जहाँ पे उत्पादों की खरीद की जाती है, डिलीवरी की जाती है। डिलीवरी के लिए विक्रेता और खरीदार के बीच में डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाता है। तो इसमें सारी तरह की व्यवस्था होती है आपको, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस की बात होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल्स क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है, 2015। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना 2015 में, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि अवसंरचना क्षेत्र में जो है ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और रुकी हुई परियोजना के निवेश को मुहैया कराना। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21। देखिए, रतन बी वाटल समिति का संबंध निम्न में से किससे था। केंद्रीय राज्य संबंध से, कर सुधार से, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, मौद्रिक ढांचे का मूल्यांकन से। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कि रतन बी पाटलू समिति जो है, तो ये डिजिटल भुगतान भुगतान तंत्र से, और ये समिति जो है 2016 की समिति है, डिजिटल भुगतान से रिलेटेड थी। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। आंसर करें। देखिए यहाँ पे है रघुराम राजन है, सुब्बा राव है, राजा चेलैया है, नरसिम्हा कार्य समूह है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी, ठीक है। ग्रामीण बैंक का गठन जो है नरसिंहम कार्य समूह, इसी के सिफारिश पे किया गया था, और 1975 में ये बात कही गई थी। और आपका बैंक का अधिनियम जो 1976, इसी के द्वारा ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है। बैंक है, बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, इनमें से कोई नहीं। सेबी यानी आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। ये क्या है, आपको एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1988 में। ये भी याद रखेंगे। ये भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, आपको मुंबई में। ग्रीनेक्स निम्न में से किस वर्ष जारी किया गया था। अच्छा प्रश्न, आंसर करें।
सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी 2012। देखिए बॉम्बे एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसी के द्वारा 2012 में ग्रीनएक्स को जारी किया गया था। और ये देश का पहला पर्यावरण अनुकूल जो है शेयर जो है आपका सूचकांक था। रक्षा सेवाओं पे व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? रक्षा सेवा पे व्यय। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गैर योजनागत व्यय में इसको हम लोग शामिल करते हैं। देखिए रक्षा सेवा पे व्यय की बात हो तो ये क्या है? अनिवार्य व्यय होता है, और इसीलिए जो है इसके लिए अलग से कोई योजना बनाकर व्यय नहीं किया जाता है। तो इसीलिए क्या गैर योजनागत व्यय में शामिल इसको किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी है। किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है? देखिए जब मिनी रत्न में किसी को शामिल करना है तो क्या उसको रेफरेंस रखा जाएगा, किस कंडीशन पर मिनी रत्न कही जाएगी? अच्छा प्रश्न, आंसर करें। चलिए ऑप्शन आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, चलिए आंसर कीजिए, सही विकल्प बताना है कौन सा है। देखिए आपको पता ही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी कंपनी होती है, कहीं आपको मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो अगर मिनी रत्न में अगर शामिल होना है तो उसके लिए जो है कंपनी का आकार देखा जाता है, वित्तीय स्थिति देखा जाता है, और उसका संचालन भी देखा जाता है। इस सब का व्याख्या करने के बाद ही कंपनी को मिनी रत्न जो है बनाया जाता है। जैसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये प्रश्न हो गया आपका 26 27, देखते हैं। देखिए किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा जो है शर्त नहीं होता है, यहाँ पूछा गया है। ठीक है, कौन सा शर्त नहीं होता है बताना है। अच्छा, यहाँ पे आपको आंसर दिख ही रहा होगा, 4 ऑप्शन है। ठीक है, आंसर कीजिए। किसी भी कंपनी को आपको महारत्न कंपनी का दर्जा, देखिए पहला है यहाँ पे कि पूर्व से मिनी रत्न होना चाहिए, वो भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत उसका नेट वर्थ होना चाहिए, या 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए। इसमें कौन सी शर्त नहीं होती है बताना है। देखिए अगर किसी को महारत्न बनना है ना, तो पहले उसको 9 रत्न होना जरूरी है। ठीक है, तो मिनी रत्न जो है नहीं, 9 रत्न चाहिए, तो ऐसे में ऑप्शन ये आपको क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन भारतीय शेयर बाजार में तो पंजीकृत होना ही चाहिए आपको। औसत उसका वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। लेकिन वर्ड पे ध्यान देंगे, ये वार्षिक नेटवर्थ है, और शुद्ध लाभ की बात की जाए तो 5,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, तब उसको महारत्न बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको पूर्व से क्या होना चाहिए? मिनी रत्न नहीं, नवरत्न होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न हैं, आप लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा जो है जिनको मिला है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अभी कितनी कंपनियां हैं भारत में जिसको महारत्न कंपनी की दर्जा मिला है। ठीक है, देखिए तो भेल तो महारत्न में है, आपको ओएनजीसी सेल भी है, यहाँ पे हॉल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए भेल हो गया आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, आयल इंडिया जो है नेचुरल गैस कॉर्पोरेटिव लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी आपको हो गया, ये सब महारत्न में है। हॉल जो है किस कैटेगरी में है? तो ये नवरत्न में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भाई भारत में कितनी जो है कंपनियां महारत्न है, कितनी नवरत्न है, और कितनी जो है मिनी रत्न में लिस्टेड है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क रहा। आयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणी की कंपनी है? ठीक, आंसर कीजिए। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नवरत्न। तो ये पहले तो मिनी रत्न थी, अभी नवरत्न है ये। अगला देखिए, किसी राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा किसी राज्य का विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए उचित आधार है? ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब अगर किसी राज्य को आपको विशेष राज्य का दर्जा देना है तो उसके लिए आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थिति होना चाहिए, और निम्न जनसंख्या घनत्व भी होना चाहिए। इनमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, ये सारा कंडीशन हो सकता है। देखिए किसी राज्य को आपको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, दर्जा कब मिलेगा? जब उसका खराब अवसंरचना हो, आर्थिक पिछड़ापन भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए राज्य आपको पहाड़ी या दुर्लभ भौगोलिक स्थिति में है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी कम है, जनजातीय जनसंख्या की अधिकता है। आप देखेंगे कि भारत में जो भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त क्षेत्र हैं, राज्य हैं, तो ये सब कंडीशन को फुल फिल करते हैं। रणनीति रूप से पड़ोसी देश के सीमा के अगर समीप हो, तब भी ये कंडीशन भी
आपको विशेष राज्य के दर्जा देने में क्या कर सकता है, दिलवा सकता है। चलिए अगला देखिए, वित्त आयोग में शामिल होते हैं, देखिए आंसर कीजिए। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम किए हुए हैं, वित्त आयोग में टोटल कितने सदस्य होते हैं, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। टोटल 6 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। वित्त आयोग की बात कीजिएगा तो आर्टिकल जो है 280 हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में देखेंगे तो वित्त आयोग को क्या बताया गया है कि ये आपको अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। और इसका गठन जो है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। और आपको इसके साथ देखेंगे एक अध्यक्ष के अलावा आपको 4 सदस्य होते हैं। इसका नियुक्ति कौन करते हैं, आपको राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हम ये कर दिए, ये इसको बी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। टोटल इसमें शायद 5 ही सदस्य होते हैं, थोड़ा सा अभी इसमें हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसमें शायद आपको 5 या 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके अभी के लिए आप लोग बी कर लीजिए, बाकी हम इसको देखेंगे अगले लेक्चर में, इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको बी ही रखिए। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्य की योग्यता में शामिल नहीं है, देखिए वित्त आयोग से ही संबंधित है जो 4 अन्य, ठीक है, क्लियर कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न में आ गया तो ये कन्फ्यूजन दूर भी हो गया। ऑप्शन इसका बी ही सही होगा, ठीक है। देखिए 32 नंबर में यही पूछा गया आपको कि बताइए कि वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्य जो हैं उनकी योग्यताओं में क्या शामिल नहीं होता है। वित्त आयोग में आपको पता ही है एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ सदस्य होते हैं उसमें, जैसे 4 सदस्य अभी तक बताया गया। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है इसके पद के योग्य होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लिए खोया वित्त मामले का विशेष ज्ञान हो, ये दोनों कंडीशन चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामला का व्यापक अनुभव। ऐसा व्यक्ति जिसे कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, कौन शामिल नहीं है, ठीक। देखिए और कुछ ऑप्शन दिया क्या, इसमें देख लेते हैं। नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का पद का योग्यता होना चाहिए, तो वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है। भारत का जिसको लेखा या वित्त मामले का विशेषज्ञ है वो भी हो सकता है। जिसे प्रशासन और व्यक्तिगत मामले, वित्तीय मामले का जो है आपका अनुभव हो, ये भी हो सकता है। और जो मान लीजिए अर्थशास्त्र का विशेष हो, अर्थशास्त्र में विशेष उसकी ज्ञाता हो, और 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, इसके लिए अनिवार्यता जो है नहीं बताई गई है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कार्य किया हो, ये अनिवार्यता नहीं रखी गई है, इसलिए ऐसा आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, आसान सा प्रश्न है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उससे रिलेटेड आपको 2-3 प्रश्न हो गया, वित्त आयोग क्लियर होगा आपका। 15वें वित्त आयोग के कौन है, एन के सिंह है, ठीक है। चलिए देखिए इनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की बात करेंगे। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता तो 14वें वित्त आयोग का आपके रेड्डी थे, 13वें के जो है आपको केलकर थे। नीति आयोग की स्थापना की गई है, देखिए ये तो बहुत आसान सा प्रश्न, आंसर कीजिए। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को। देखिए आपको पता है पहले आपको योजना आयोग था, योजना आयोग को चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग, ठीक है। तो जो पुरानी योजना आयोग चला रही थी उसको भंग करके और क्या बना दिया गया, नीति आयोग। कब, जनवरी 2015 में। सिंपल से याद रखेंगे, ठीक है। नेशनल जो है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के पदेन सदस्य में शामिल होते हैं, कौन कौन इसमें शामिल होता है बताना है, आंसर कीजिए। ये देखिए पॉलिटी में भी आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे इकोनॉमी में इसको कवर किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय परिषद का अधिकतम 5, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय परिषद का अधिकतम 4 सदस्य। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। एक तो खुद प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं इसमें, एक उपाध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं, कैबिनेट मंत्री के समक्ष ही होते हैं वो। एक आपको सदस्य होते हैं पूर्णकालिक, वो राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। और चौथे जो है अंशकालिक सदस्य होते हैं, अधिकतम जो है 2, जो कि प्रमुख आपको विश्वविद्यालय शोध संगठन है या अन्य कोई प्रशासनिक संस्थान है उसके पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे,
ऑप्शन आपको भी, चलिए सही है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या पूछा था, पदेन सदस्यों में शामिल होते हैं। हाँ, तो इसमें अधिकतम 4 ही होते हैं, सही है। ठीक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनिक ढांचों में प्रधानमंत्री का अध्यक्ष होने का अतिरिक्त अन्य संरचना। अब देखिए, वही जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि उनके अलावा कौन होते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, इसको मिनिमाइज करना होगा थोड़ा। ठीक है, देखिए अब आंसर कीजिए। पूर्णकालिक संगठनक ढांचा में कौन होता है, तो इसमें सही उत्तर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, उपाध्यक्ष भी होते हैं, सदस्य भी होते हैं, इसमें अंशकालीन कुछ सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं, कार्यकारी अधिकारी और सचिवालय वाला भी इसमें मैटर शामिल होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 37। अच्छा, 37 जो है प्रश्न संख्या अभी नीचे रह गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, द्वितीय में औद्योगिकरण की प्राथमिकता, तृतीय में आत्मनिर्भरता को। सभी सही सुमेलित है, बताना है कौन सा आंसर इसमें होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सभी सही सुमेलित है आपको। ठीक है। प्रथम जो है 1951 से 56, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय में देखेंगे तो औद्योगिकरण की प्राथमिकता रखी गई थी। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, तो तृतीय जो है 1961 से, और यहाँ पे आत्मनिर्भरता को 1961 से 66 तक रहा था। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बफर स्टॉल की धारणा लागू की। 14 बैंकों को जो है राष्ट्रीय बैंक बनाई गई। आसान सा प्रश्न, आंसर करें। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथे पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है। 1969 से 1974 के ड्यूरेशन में काम हुआ था आपका। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 39। पूछा गया है, बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा में कितना परिव्यय का अनुमान है, कितना खर्च किया जाएगा। देखिए 73,000 है, 6,000 है, सॉरी 6,000 नहीं है, ये 60,000 है, 70,000 है, इनमें से कोई नहीं। डाटा बताना है आपको 2023-24 का। देखिए 2022-23 में इसके लिए बजट रखा गया था 73,000 करोड़ रुपए, लेकिन 2023-24 में इसके लिए बजट कम कर दिया गया है। अब कितना हो गया है, 60,000 करोड़ रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 करोड़ रुपया। आगे देखते हैं, रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू हुई थी। फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। 1978 में। ठीक है। जनता सरकार द्वारा जो ये 1978 में लाया गया था, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो है सुझाव किसके लिए दिया गया था आपका, गुन्नार मिडर के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 41। उस नीति का नाम बताइए जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों का व्याख्या करता है। सरकार व्यय कितना करेगी और सरकार जो है टैक्स वगैरह कितना लगाएगी, तो ये आपको बताना है। मौद्रिक है, राजकोषीय है, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। ठीक है। अगला देखिए, राजकोषीय नीति से संबंधित आपको असत्य कथन को पहचानना है, बताना है इसमें कौन सा गलत है। इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। इस नीति को सार्वजनिक आय और व्यय की बात की जाती है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के क्रय शक्ति पर पड़ता है। इसका परिणाम तत्कालिक होता है। आंसर कीजिए, यहाँ पे गलत आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये राजकोषीय नीति की बात जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका निर्धारण नहीं किया जाता है। ऐसे में ऑप्शन ए ही गलत हो गया आपका। ठीक है, सरकार के बजट नीति के द्वारा जो है इसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए, जो भी टैक्स वगैरह लगाया जाता है तो उसके लिए बहुत सारा सिस्टम डेवलप किया गया है, तो उसमें कौन नहीं है, एक अनुपातिक है, एक प्रगतिशील और एक प्रत्यक्ष ऊर्ध्वगामी जो है कर प्रणाली। तो ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली जैसा कोई टैक्स सिस्टम नहीं है। अनुपातिक है, प्रगतिशील भी है, प्रत्यक्ष भी है। डायरेक्ट टैक्स है, प्रगतिशील भी है, अनुपातिक भी है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ टैक्सेज है ये। आसान सा प्रश्न था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय
नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? अच्छा प्रश्न, आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। ठीक है, देखिए ये जो बात की जा रही है, राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए। अर्थव्यवस्था को आपको पता है कि जो भी विकासशील देश होते हैं वहां पे कभी तेजी आएगी कभी मंदी आएगी। ठीक है, आर्थिक तेजी और मंदी की दशा को समाप्त करने के लिए, स्थिरता लाने के लिए जो है आपको राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि रोजगार को बढ़ाना, आर्थिक स्थिरता लाना, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य जो है बेगारी मिटाना वगैरह होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया था कि सेवानिवृत्ति सैन्य, तो बेरोजगारी बीमा लाभ को भुगतान करना, ये बेरोजगारी वाला टर्म आ गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, तो 45 इधर ही रह गया। देखिए पूछा गया है यहाँ पे क्या, कर के साथ कर आधार पे ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? कर के साथ बोला है, ठीक है, तो इसको हम लोग उपकर बोलते हैं। ठीक है, कर के साथ कर आधार पे किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो लगाया जाने वाला कर, उसको क्या बोलते हैं? उपकर बोलते हैं। अगला देखिए, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन होता है, कौन है? आसान सा प्रश्न है ये तो। देखिए सही आंसर क्या है, यहाँ पे हो जाएगा वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करना है तो मुख्य प्राधिकारी यहाँ पे वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आपको टैक्सेशन की बात की जाती है, कराधान की बात की जाती है, वित्तीय कानून, वित्तीय जो है संस्थानों की बात की जाती है, पूंजी बाजार हो गया, केंद्र राज्य के बीच में वित्त और वित्त से जुड़े जो भी मामले हैं, ये सारा कौन देखता है? वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो आसान सा प्रश्न है, कीजिए कौन सा जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? उपकर है, यहाँ पे उपहार कर है, निगम है, परिवहन है, सीमा शुल्क है। देखिए परिवहन जो कर है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे उपहार है, निगम है, ये सब तो आपको चाहे सीमा वाली बात है, सब अप्रत्यक्ष में केंद्र में ये आ जाता है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें से प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लाभांश हो गया, टोल टैक्स हो गया, व्यय हो गया। तो लाभांश हो गया या व्यय हो गया, ये तो सब केंद्र का जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आंसर कीजिए इसका। देखिए टोल टैक्स जो है ये तो राज्य का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है राज्य का केंद्र का, प्रत्यक्ष कर कौन सा है ये पूछा जा रहा है बस। ठीक है, तो ये सारा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सब तो प्रत्यक्ष ही, इसमें डायरेक्ट टैक्स ही है। अगला देखिए, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? देखिए इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए आपका। ठीक है, जौ जो है शीत ऋतु का है, इसमें सोयाबीन, तरबूज, कपास है आपका। ठीक है, ये वर्षा काल का फसल होता है आपका। तरबूज तो देखेंगे तो ये आपको ग्रीष्म काल का फसल है। शीत ऋतु में देखेंगे तो जैसे आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, ये सब जो है शीत ऋतु में हो गया। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, सत्य कथन बताना है। देखिए क्वेश्चन शायद पूरा दिख नहीं रहा है, इनकम्प्लीट दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को अच्छा ठीक है, चाय, रबड़, आलू जो है व्यापारिक फसल है। ठीक है, सुपारी, काजू, चाय और रबड़ बगानी फसलें हैं। कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं। कोई यहाँ पे बताना है, सही बताना है। ठीक है, देखिए कुसुम जो है ये आपको एक रोधी फसल है, जबकि देखेंगे यहाँ पे तंबाकू, गन्ना वगैरह इसमें नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी चाय, रबड़, आलू ये व्यापारिक फसलें हैं। सुपारी, काजू, चाय ये सब रबड़ बगानी फसलें हैं। तो एक और दो सही सही ही पूछा गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू और गन्ना क्या होता है? नकदी फसल और व्यवसायी फसल में इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है,
अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। देखिए पूछा गया है कि भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पे कौन स्थित है। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए शीर्ष खाद्यान्नों में जो है प्रथम स्थान की बात करेंगे तो ये किसको है, उत्तर प्रदेश को है। ठीक है, द्वितीय पे आपका मध्य प्रदेश, और ये द्वितीय पे हो जाएगा, तृतीय पे आपका पंजाब आ जाएगा। निम्नलिखित समूहों में श्री अन्न जो है किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, बहुत चर्चा में रहा था ये। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सवा, कोदो और कुटकी। ये मोटे अनाज के लिए सिरियन उपयोग किया गया था। ठीक है, सिरियन में आपका जैसे ज्वार आ जाएगा, रागी आ जाएगा, बाजरा, रामदाना आ गया, कंगनी, कुटकी, कोदो, ये सब जो है चीना। कृषि वर्धक नीति की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया है। किसानों की चुनौती के समाधान उपलब्ध कराने के लिए, कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए, कृषि जोतों में वृद्धि करने के लिए, फसल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। आंसर करें। सही उत्तर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, किसानों की चुनौतियों को समाधान उपलब्ध कराने के लिए कृषि वर्धक नीति की स्थापना की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य है आपको इसी स्थापना, कृषि वर्धक नीति का स्थापना किया गया था इसी उद्देश्य से, किसानों के सामने जो भी चुनौती आ रही हैं, ठीक है, उनको जो क्या किया जाए, निवारण किया जाए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि विकास विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, चलिए इसको जूम इन हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, बताना, आंसर कीजिए। देखिए, कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सलाह प्रदान किया जाता है, यानी एमएसपी का जो सलाह कौन देता है। वर्तमान में 22 फसलों का आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुति दी गई है। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। वर्तमान में 22 फसल है इसमें, जिसको एमएसपी की बात की गई है। इसमें खरीफ फसल आपका 14 है, रबी 6 है, और नकदी फसल इसमें 2 है। ठीक है, और जहाँ तक की बात है तो कृषि लागत और कीमत आयोग का, तो यही जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार को जो है सलाह वगैरह देने का काम करती है। कृषि लागत और कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1965 में। ये भी बात याद रखेंगे, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका नाम जो है 1985 में कृषि लागत और कीमत आयोग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान क्या है। कृषि निर्यात, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, आंसर करें। वर्तमान में भारत का स्थान 13वां है। ठीक है, कृषि निर्यात की। ठीक है, विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है भारत, लेकिन यहाँ पे बात है निर्यात की, तो निर्यात के मामले में पीछे है भारत। ठीक है, सर्वाधिक जो है भारत कृषि निर्यात किस चीज़ की करता है, चावल और कुछ समुद्री उत्पाद, चीनी और मसालों की। ठीक है, उत्पादन में दूसरा है, बट की निर्यात में 13वां है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, गलत बताना है। ओलोरीकल्चर सब्जियों का है, विटीकल्चर व्यापारिक स्तर का अंगूर उत्पादन है, मोरीकल्चर घोड़ों और खच्चरों का व्यापारिक स्तर का पालन, और वोरीकल्चर वृक्ष और झाड़ियों की। यहाँ पे क्या बताना था, गलत बताना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मेरीकल्चर जो है व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को कहा जाता है। ठीक है, समुद्री जीवों के उत्पादन के, ध्यान रख, बाकी सब कुछ सही है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 57। देखिए, असत्य कथन को पहचान करना है, यहाँ पे बताना है यहाँ पर सत्य कौन सा है। नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा कॉपर की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जो है जस्ता की कमी से होता है। पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जीवाणु होता है। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व मैग्नीज है। यहाँ पे क्या बताना है, असत्य बताना है। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या होता है, आपको मैग्नीशियम होता है, ना कि मैगजीन। ठीक है, तो ऐसे में तो ये गलत हो गया, बाकी सब यहाँ पे सही दिख रहा है। नींबू में लिटिल रीफ नाम के जो रोग होता है तांबा की कमी से, याद रखेंगे। धान में जो खैरा रोग होता है किसके कमी से, जस्ता की कमी से। और पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जो है जिम्मेवार होता है। निम्नलिखित में ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध बकरी की प्रजाति कौन सी है।
देखिए यहाँ पे जमुनी फारी है, अंगोरा है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 59। गैर निष्पादन परिसंपत्ति एनपीए किसे कहा जाता है? 60 दिन या उससे अधिक दिन बकाया मूलधन या ब्याज, 90 दिन या उससे अधिक, या 180 या 360। सही आंसर तो कर लिए उन्होंने, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका बी। 90 दिन या उससे अधिक दिनों का बकाया अगर मूलधन या ब्याज है तो इसको ही एनपीए घोषित किया जाता है बैंकों द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। देश में अपने देखेंगे तो सबसे बड़ा बैंक जो है स्टेट बैंक है, और इसका एनपीए अगर बात करेंगे स्टेट बैंक का, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, 24.39% है। इसका मतलब ये है कि 2.01 ट्रिलियन जो है आपको हिस्सा। ठीक है, और इसके बाद पंजाब, यानी सबसे ज़्यादा एनपीए किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ईएसएससी सुधार एजेंडा वित्तीय संस्थान द्वारा हेतु लागू किया गया है। ठीक है, यहाँ पूछा गया आपको इनहेंस जो है एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस रिफॉर्म एजेंडा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपको सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के द्वारा 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ये जो है EASE जो है लॉन्च किया। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, ये जो है 2014 में। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। ठीक, अगला देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों पर लागू होगी? देखिए, तो ये जो है 18 से 70। ठीक है, याद रखेंगे 18 से 70 वर्ष के आयु के लोग जो होंगे वही इसमें अप्लाई होंगे। और इस योजना की बात करें तो 2015 में आरंभ इसका किया गया था, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जो है आपका बीमा योजना दो तरह का है इसमें, एक आपका एक्सीडेंटल है और एक आपका नॉर्मल है। दो तरह का बीमा इसमें आप लाभ उठा सकते हैं यदि 18 से 40 तक हैं तो। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण का कितने प्रतिशत प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को प्रदान अनिवार्य होता है? यहाँ पे अनिवार्यता शब्द इस्तेमाल की गई है, आंसर करें। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 40%। ठीक है, देखिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है या विदेशी बैंक है जो भी, प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण देने के लिए समायोजित नेट जो है क्रेडिट की बात करें तो 40% को अलग करके ही अनिवार्य जो है रखा जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 64। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? विविधीकरण बैंकिंग प्रणाली यानी डिफरेंशिएट बैंकिंग सिस्टम का विचार किस समिति के द्वारा दिया गया? ये जो है नचिकेत मोर समिति के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है, यानी सीआरआर आप कम करेंगे तो क्या मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगा? रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में कमी लाएगी। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाएगी। बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाएगी। ये थोड़ा समझ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करें आप लोग आंसर करें। यहाँ पे क्या बताना है? गलत कथन। देखिए रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करेंगे तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि नहीं लाएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है। बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाएगी। देखिए बैंक दर जैसे ही कम होगा तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोग लोन लेने पहुंचेंगे, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना भी पड़ेगा। रेपो रेट में वृद्धि आपूर्ति में कमी ला देगा। सीआरआर में अगर कमी लाया जाएगा तो ये मुद्रा आपूर्ति में क्या होगा? वृद्धि होगा। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो की बात करिए, बैंकिंग सिस्टम में सीआरआर आप क्या कीजिएगा? देखिए थोड़ा समझ लीजिए इसको। बैंकिंग सिस्टम में है सीआरआर अगर कम कर दिया जाएगा तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो ऐसे में मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा लोगों को कर सकता है, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, क्षेत्रीय क्षेत्रीय जो है आपको ग्रामीण बैंकों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? आसान सा प्रश्न है ये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की बात की जा रही है। इसका स्थापना कब हुआ था? अभी हम बात किए थे इसी में 1975 में। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी होता है आपका केंद्र सरकार का होता है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है,
50% तक केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो है इसमें 50 याद रखेंगे, 50 केंद्र का, राज्य सरकार का जो है आपको 15%, और जो भी आपका परियोजक बैंक है उसका जो है आपका 35%। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का मुख्यालय आप सभी को पता होगा लखनऊ में, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ही होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आप लोग एक एक आंसर कर रहे होंगे, हमको उम्मीद है। आगे देखिए, वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फिएट मनी का उदाहरण है? आंसर करें। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान जाए, ये नया टर्म होगा आप सभी के लिए, फिएट मनी। ये वित्त व्यवस्था की दुनिया में देखेंगे तो फिएट मनी सरकार के द्वारा एक जारी क्या है? एक मुद्रा है, ठीक है। इसका अपना कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन इसका मूल्य जो है सरकारी नियमों से आपको लिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 500 का नोट है जिसका वास्तविक मूल्य क्या है? 500 नहीं है, लेकिन भारत सरकार द्वारा उस पर क्या लिया जाता है कि वचन देते हैं कि 500 रुपया है इसका मूल्य, तो उसका सरकारी नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसे हम फिएट जो है मनी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 70 प्रश्न हो गया। अब 71 से जो है 71 से आपका 140 तक इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे। बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, मेंटरशिप प्रोग्राम से ऐड होना जल्द से जल्द ऐड हो जाए। यदि आप आरो यारो को टारगेट कर रहे हैं, अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, यहाँ पे कोई चार्ज जो है किसी भी चीज़ के लिए नहीं लिया जा रहा है आपसे, तो आप चाहें तो आप ऐड हो सकते हैं और डेली अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं, डेली टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, बाकी लेक्चर को देखिए, अपने पास कोई टीम वगैरह नहीं है तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि ये कंटेंट जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।